आज की वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिमी राजनीतिक विचारक प्लेटो का अनुदान या योगदान। मतलब वास्तविक रूप में किसी भी राजनीतिक विचारक के विचारों का हम अध्ययन करें तो उसके अंतर्गत कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों से किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है और इसके द्वारा ऐसे विचार दिए जाते हैं जो कि केवल उस समय के लिए सार्थक हैं, बाद में वो सार्थक नहीं होते। मगर उसी विचारक के विचारों में कुछ ऐसे भी विचार होते हैं जो शाश्वत सत्य होते हैं, जो सार्वलौकिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, मतलब वास्तविक रूप में वो किसी भी देश के लिए और किसी भी समय के लिए सार्थक होते हैं। तो हम किसी भी विचारक के योगदान को समझें तो इसके लिए हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा कि उस विचारक के द्वारा ऐसे कौन से विचार दिए गए जो कि उसके समय के लिए सार्थक है और ऐसे कौन से विचार दिए गए जो कि हमेशा के लिए सार्थक है, जिनको सार्वभौमिक और सार्वलौकिक विचारों की संज्ञा दी जाती है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे किसकी? प्लेटो की। तो अब ध्यान दें, प्लेटो के योगदान या अनुदान को समझे उसके लिए सबसे पहले जोवेट नामक विद्वान ने इसके बारे में क्या कहा है, इससे ही बहुत बात स्पष्ट हो रही है। ध्यान दें, जोवेट क्या करे, प्लेटो दर्शन शास्त्र में, नोट कीजिएगा अभी, प्लेटो दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में और साहित्य में आदर्शवाद का जनक है। कौन करे? जोवेट। क्या कि प्लेटो दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में और साहित्य में आदर्शवाद का जनक है। तो इसका मतलब यहाँ जोवेट का कहना है कि दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और साहित्य में ये आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं। दूसरा जो है विद्वान, यहाँ हम ये कहेंगे कि जोवेट ने तो इसके बारे में कह दिया, लेकिन दूसरा जो विद्वान है इसके बारे में कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में प्लेटो की रिपब्लिक का एक अंश काल्पनिक है और एक अंश आदर्शवादी। काल्पनिक अंश मृत है, पुनर्जीवित नहीं होगा। ठीक है, अब यहां वास्तविक रूप में देखें तो प्लेटो को विशेषकर काल्पनिक कहा जाता है, लेकिन यहां इससे बात स्पष्ट हो रही है कि वास्तविक रूप में प्लेटो काल्पनिक नहीं है बल्कि आदर्शवादी है। अब इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वास्तविक रूप में जो प्लेटो है, इन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों के अंतर्गत इस रूप में अपना योगदान दिया है कि अगर इनके योगदान का हम ठीक से अध्ययन करें तो वास्तविक रूप में इन्हीं दो भागों के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। वो दो भाग होंगे, प्लेटो के दर्शन में यूनानी तत्व और प्लेटो के दर्शन में शाश्वत तत्व। मतलब दो तत्वों के आधार पर इसके योगदान का अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्या है? प्लेटो के दर्शन में यूनानी तत्व। मतलब कोई भी विचारक को किसी न किसी रूप में अपने समय की परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होता है, उस समय की समस्याओं से किसी न किसी रूप प्रभावित होता है और उसी के अनुरूप अपने विचार देता है। मगर कुछ समय बाद में वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो उनके जो विचार हैं उन विचारों की कोई सार्थकता नहीं होती है। तो यही बात प्लेटो पर लागू होती है कि इनके कुछ यूनानी तत्व हैं जो कि समय के साथ समाप्त हो गए, मगर प्लेटो के दर्शन में कुछ शाश्वत तत्व भी हैं जो कि क्या है? सार्वभौमिक और सार्वलौकिक। अर्थात इसके अंतर्गत इन्होंने ऐसे विचार दिए, चाहे प्लेटो ही नहीं बल्कि और भी विचारों को, चाहे कुछ ऐसे विचार दिए गए हैं जो कि सार्वभौमिक और सार्वलौकिक है, मतलब शाश्वत सत्य है। आज भी उन विचारों की सार्थकता है। अब विचार कौन कौन से हैं इसका हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो है ये किसने कहा है? जेनेट ने कहा है। किसने कहा है? जेनेट ने कहा है। ये जोवेट की बात होगी। किसने कहा? ये जेनेट ने। ये जो व्याख्यान से किसने कही है? जेनेट ने। अब नंबर 1 यूनानी तत्व। तो प्लेटो के दर्शन में
कुछ यूनानी तत्व भी मौजूद हैं। अब वो यूनानी तत्व क्या है हम यहाँ देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये दोनों सिद्धांत आपको समझा दिए हैं। प्लीज इसको समझने के लिए आप पिछली जो दोनों वीडियो है शिक्षा से संबंधित और साम्यवाद से संबंधित उन दोनों को ठीक से समझिएगा। उसके बाद में यहाँ यूनानी तत्वों को समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में शिक्षा के बारे में इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है वो एथेंस और स्पार्टा की प्रणालियों से प्रभावित होता है। क्या? एथेंस और स्पार्टा यूनान के दो महत्वपूर्ण नगर राज्य इनसे प्रभावित होता है। तो इसका मतलब ये यूनानी तत्व होगा। और साम्यवाद, क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में हम पाते हैं कि कुछ नगर राज्यों के अंतर्गत साम्यवादी व्यवस्था के कुछ अंश मौजूद थे, तो हम कह सकते हैं कि साम्यवाद के सिद्धांत के ऊपर भी किसी न किसी रूप में उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत दिए गए हैं वो यूनानी तत्व हैं, सार रूप में कहेंगे। अब जैसे मान लीजिएगा शिक्षा के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप में होनी चाहिए। इसका मतलब कहाँ से लिया गया? एथेंस और स्पार्टा से। फिर साम्यवाद की बात की जाती है, यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का पृथक्करण किया जा रहा है। ये भी किसी न किसी रूप में यूनान के अंतर्गत मौजूद थे। हम कह सकते हैं ये तत्व यूनानी तत्व है। अब यहाँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या होगा कि किसी भी रूप में क्वेश्चन बनाए आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लेटो के अंतर्गत हम यूनानी तत्व का मतलब समझ रहे हैं। यूनानी तत्व का मतलब होता है कि प्लेटो यूनान की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ था, उसी के अनुरूप इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। तो यूनानी तत्व विशेषकर किसमें मिलता है? शिक्षा में और साम्यवाद के अंतर्गत। मतलब ये ऐसे विचार हैं जो कि समय के साथ ही इनकी सार्थकता, इनका महत्व समाप्त हो जाता है। अब दूसरा जो इसका अनुदान योगदान की हम बात करें वो है प्लेटो के दर्शन में शाश्वत तत्व। आप ध्यान दें, मूलतः तो यही इसका योगदान माना जाएगा। मतलब प्लेटो के दर्शन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि शाश्वत सत्य हैं, जिनकी आज भी सार्थकता है। आधुनिक विश्व में भी उन विचारों की, उन सिद्धांतों की सार्थकता है। हम किसी न किसी रूप में वर्तमान राज्यों के अंतर्गत जो कमियां हैं उन कमियों को इनके विचारों के आधार पर दूर कर सकते हैं। मतलब इनके ये ऐसे विचार हैं जो कि शाश्वत सत्य हैं, किसी समय, परिस्थिति, काल, विशेष से बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए कहेंगे क्या? इनके कुछ विचार ऐसे हैं जो शाश्वत सत्य हैं। मतलब उस समय भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और आगे भी सत्य ही रहेंगे, जिनका किसी न किसी रूप में मानव जाति को किसी न किसी रूप में अनुकरण करना ही चाहिए। अब ध्यान दें, शाश्वत तत्व में नंबर 1 बात करेंगे हम। प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है ये इनका विचार शाश्वत सत्य है। क्यों है? प्लेटो को कहना है कि प्रत्येक वर्ग को, मैंने आपको समझा दिया है, इसके लिए भी आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत के लिए अलग से वीडियो बनाई, उसको देखिएगा कि प्लेटो न्याय किसको कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार अपना अपना कार्य करना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप उसे वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। तो ये न्याय सिद्धांत के अंतर्गत है। इसका मतलब हम कहेंगे कि आधुनिक विश्व के अंतर्गत इस बात का अनुकरण करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये प्लेटो का योगदान माना जाएगा। ठीक। दूसरा, कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। अब कार्यात्मक विशेषीकरण सिद्धांत क्या है? प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो तीनों वर्ग हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, तीनों वर्ग कौन से हैं? दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। ये किससे बने हैं? मानवीय आत्मा के जो 3 तत्व हैं उनमें से, विवेक, साहस और तृष्णा। अब ये तीनों ही वर्ग अपने से संबंधित कार्यों को करें
और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। जब एक व्यक्ति या एक वर्ग जीवन पर्यंत अपने से संबंधित कार्यों को करेगा तो उस कार्य के अंतर्गत उसे विशेषज्ञता प्राप्त होगी, और जब उसे विशेषज्ञता प्राप्त होगी तो इसका लाभ किसको मिलेगा? राज्य को मिलेगा, दुनिया को मिलेगा, विश्व को मिलेगा, संसार को मिलेगा। तो ये इसका दूसरा योगदान है, अर्थात इन्होंने वास्तविक रूप में कार्यात्मक विशेषीकरण की व्यवस्था की थी। यह भी आधुनिक विश्व के अंतर्गत स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है बुद्धि का शासन। क्या? बुद्धि का शासन। अब ध्यान दें, वास्तविक रूप में प्लेटो के समय में लोकतंत्र के अंतर्गत जो स्वार्थी लोग शासक बन जाते थे, बुद्धिहीन व्यक्ति शासक बन जाते थे, इसी ही कमी को दूर करने के लिए प्लेटो ने मूलतः किस बात के ऊपर बल दिया था कि ज्ञानी व्यक्तियों के हाथों में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए, राजनीति बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। प्लेटो का मुख्य बल अपने आदर्श राज्य में इसी बात पर था कि ज्ञानी व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। आज भी हम ये कहें कि वास्तविक रूप में जहां कहीं भी लोकतंत्र असफल हो रहे हैं उसका मूल कारण यही है कि वहां अविवेकी, अज्ञानी, मूर्ख, स्वार्थी लोगों के हाथों में सत्ता चली जाती है, इसलिए वहां आए दिन राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं। लोकतंत्र वहीं सफल होता है जहां पर वास्तविक रूप में बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में सत्ता जाती है। तो यहाँ पर यह भी प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ये बुद्धि के शासन की बात करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आदर्श राज्य के अंतर्गत आपको बतलाया भी है कि वास्तविक रूप में प्लेटो क्या चाहता है? ज्ञान की संप्रभुता चाहता है। नोट कीजिएगा, क्या चाहता है? ज्ञान की संप्रभुता चाहता है, विवेक का शासन चाहता है, बुद्धि का शासन चाहता है। मतलब मूल बात यह है कि विवेकवान लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आधुनिक समय में जितने भी लोकतांत्रिक शासन करने वाले देश हैं उन्हें प्लेटो की इस बात को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री पुरुष की समानता के ऊपर इन्होंने बल दिया था। अब आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किसी भी क्षेत्र के बारे में ये नहीं कहा कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव होना चाहिए, बल्कि इन्होंने चाहे शिक्षा की बात आए, चाहे राजनीति की बात आए, सभी जगह कहा कि स्त्री और पुरुष में किसी भी दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से राजनीति में भाग ले सकते हैं। तो वर्तमान विश्व के अंतर्गत हम पाते हैं कि वास्तविक रूप में सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत कितनी ही महिलाएं सहभागी हो रही हैं। तो ये प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज जिस नारीवादी आंदोलन की हम बात करते हैं तो वास्तविक रूप में बीज रूप में प्लेटो के दर्शन में ही मौजूद है। किसमें मौजूद है? प्लेटो के दर्शन में मौजूद है। हालांकि इसके बाद में चल करके J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी काफी कुछ लिखा है, लेकिन प्रारंभ तो यहीं से हो जाता है। कहां से हो जाता है? प्लेटो से ही हो जाता है। अर्थात स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है। आज यदि हम नारीवादी आंदोलन को ठीक से समझना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में हमें प्लेटो के दर्शन को समझना ही होगा। तो ये भी इसका शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य है मतलब ऐसा योगदान है जो किसी भी देश काल और संस्कृति से बंधा हुआ नहीं है। और आज हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार किया जा रहा है। कुछ अपवाद अवश्य हैं। अगली बात, अगला योगदान क्या है? दार्शनिक शासक का विचार। इससे ज्यादा और योगदान क्या हो सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति को शासक बनाने पर बल दे रहे हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धिमान होगा, इतना बुद्धिमान कि उसे वास्तविक रूप में किसी कानून और संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने विवेक से अच्छे निर्णय ले सकता है, गलत निर्णय आदेश कभी दे ही नहीं सकता। यहाँ पे मूलतः हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में वह बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में सत्ता सौंपना चाह रहा है। यह भी इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जो कि आप इसी के अंतर्गत इसको ले सकते हैं, बुद्धि का शासन। ठीक है। अगली जो बात आती है संपत्ति से संबंधित विचार। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संपत्ति के संबंध में प्लेटो ने जो अपने विचार दिए हैं भाई आज उसकी सबसे ज्यादा सार्थकता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो का कहना है, उस समय के संदर्भ में कह रहा हूं, प्लेटो कह रहे हैं कि नगर राज्य में तब तक बुराइयां दूर नहीं हो सकती जब तक कि क्या आर्थिक राजनीतिक शक्ति का पृथक्करण नहीं कर दिया जाए। आज
वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य में जो कमियां हैं उसका मूल कारण यही है, क्या है कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही हाथों में है। जबकि प्लेटो यहाँ चेता रहे हैं, क्या चेता रहे हैं कि राजनीतिक शक्ति अलग हाथों में हो और आर्थिक शक्ति अलग हाथों में हो। अलग हाथों में किसके हाथों में हो, प्लेटो ने स्पष्ट किया, कहाँ किया है, साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत कि दार्शनिक शासक वर्ग के हाथों के अंतर्गत सत्ता होगी, मगर विशेषकर दार्शनिक शासक के हाथों में होगी, मगर सैनिक और दार्शनिक शासक वर्ग को किसी भी रूप में कंचन और कामिनी नहीं रखने के लिए कहा गया है, अर्थात कंचन और कामिनी का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आर्थिक शक्ति इनके हाथों में नहीं होगी। किनके हाथों में नहीं होगी, सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक। अब उत्पादक वर्ग की बात आती है तो उत्पादक वर्ग के हाथों में आर्थिक सत्ता तो होगी मगर उनके हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं होगी। मतलब आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का पृथक्करण कर दिया है। तो यह भी आधुनिक विश्व को सबसे महत्वपूर्ण देन है, योगदान है, अनुदान है। इसको भी नोट कीजिएगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आधुनिक विश्व के अंतर्गत सभी देशों को किसी न किसी रूप में इस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए, कुछ परिवर्तनों के साथ। अगली जो बात आती है शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर तो सबसे ज्यादा बल दिया है कि व्यक्ति और समाज में किसी भी रूप में यदि कोई सुधार करना है तो उसके लिए एक ही साधन है और वह शिक्षा। और प्लेटो का कहना है कि शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब उस शिक्षा के अंतर्गत किसी भी रूप में अश्लील साहित्य, कला, कृति, संगीत जो अश्लील हो उनको किसी भी रूप में जगह नहीं दी जानी चाहिए। आज आधुनिक विश्व के अंतर्गत इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ही अपराधों की संख्या बढ़ रही है। तो प्लेटो से हमें यह भी सीखना चाहिए। और ये जो इनका योगदान या अनुदान है वह शाश्वत है। शाश्वत मीन्स सभी देशों और सभी कालों में इन विचारों को अपनाया जाएगा। किसी भी रूप में हम ये कहेंगे कि इनका विरोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे विचार हैं। कैसे विचार हैं, अंत में एक बार फिर कह रहा हूं, सार्वभौमिक और सार्वलौकिक। और यही क्या है, प्लेटो का योगदान है। यही क्या है, प्लेटो का योगदान। अब योगदान के संदर्भ में मैं दो कोटेशन व्याख्यांश बता रहा हूं। कैटलिन क्या करें भाई, इससे अच्छा और क्या होगा। कैटलिन कह रहे हैं प्लेटो दर्शन का पोप है। क्या कह रहे हैं, प्लेटो दर्शन का पोप है। इससे अच्छी और क्या शब्दावली हो सकती है। दूसरा क्या है, एमर्सन। एमर्सन एमर्सन क्या करें, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। क्या, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। अब आप देखिएगा, ये इस संदर्भ में कहें तो इससे ज्यादा और प्लेटो का क्या योगदान हो सकता है। अब मैं अंत में एक बात और बताना चाहूंगा कि पश्चिम में प्लेटो के बाद जितने भी राजनीतिक विचारक आए हैं, किसी न किसी रूप में प्लेटो का ही अनुकरण किया गया है। जिसने वास्तविक रूप में आदर्शवाद की बात की है वह प्लेटो से किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ उधार अवश्य ले रहा है। मतलब है प्लेटो का अनुयायी है। कैसे, जैसे मैं कहूंगा, हम सिसरो की बात करें, दांते की बात करें, रूसो की बात करें, हेगल की बात करें, आधुनिक समय में समाजवाद, साम्यवादी विचारधाराओं की बात करें, तो ये सभी किसी न किसी रूप में प्लेटो से ही प्रभावित होती हैं। अब एक अंत में बात और कहना चाहूंगा मैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हम कितने ही विचारकों का अध्ययन क्यों ना करें, यह मार्ग केवल दो ही है। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको यहाँ कि जो विचारक आदर्शवाद की बात करता है, किसकी बात करता है, आदर्शवाद की बात करता है, वह किसी न किसी रूप में प्लेटो का अनुयायी है। किसका अनुयायी है, प्लेटो का। और जो यथार्थ की बात करता है, जो वास्तविकता की बात करता है, वह किसी न किसी रूप में अरस्तु का अनुयायी है। मार्ग ये दो ही बनते हैं। अब अंत में एक वाक्य और मैं कहूंगा कि प्लेटो एक अति मानव की बात करता है, अरस्तु एक अति विज्ञान की बात करता है। सुपरमैन, सुपर साइंस नोट कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया प्लेटो का योगदान। प्लीज यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि अगली वीडियो हम डालें तो आपको मालूम हो। और इसी के साथ में प्लेटो
इसके बाद में हम अरस्तु लेंगे, अन्य जितने भी पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं उनकी भी हम चर्चा ठीक से करेंगे। मेरा उद्देश्य है सभी विचारकों को मैं गहराई में जाकर समझाने का प्रयास करूं, अर्थात मैं अपने विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक विचारकों के विचारों में गोते लगाने का प्रयास करूंगा, तैरने का प्रयास करूंगा, डूबने का प्रयास करूंगा। किस लिए? जिससे कि मैं अपने विद्यार्थियों को पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा से ठीक से परिचित करा सकूं। और पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा यदि हम ठीक से समझ रहे हैं तो वास्तविक रूप में सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक शब्दावलियां होती हैं उनमें कुछ अपवादों को छोड़ करके ज्यादातर राजनीतिक शब्दावलियां पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा से ही ली गई हैं। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत इनके सिद्धांतों को इस रूप में समझाने का प्रयास करूंगा कि एक बार यदि आप इस वीडियो को ठीक से समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, तो निश्चित रूप में आप इन विचारकों को समझने में कहीं भी परेशानी, समस्या महसूस नहीं करेंगे। अंत में फिर कह रहा हूं, यदि आपको वास्तविक रूप में ये वीडियो पसंद आई हो, चाहे अन्य वीडियो क्यों ना हो, तो निश्चित रूप में आपका ये कर्तव्य है, दायित्व है, इसे सब्सक्राइब